Hello everyone, good morning. This is Snehal Srivastava and in this session we will be discussing the Hindu newspaper analysis. Now in this session आज हम लोग के पास काफ़ी ढेर सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी ढेर सारी न्यूज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है द हुच ट्रेजेडी क्लेम सेवरल लाइव्स इन ड्राई बिहार। मतलब कि 2016 में बिहार को ड्राई स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया था। मतलब कि वहाँ पे जो लिक्विड्स हैं उनकी सेल अलाउड नहीं थी, बट स्टिल हुआ ये कि वहाँ पे अब जब सेल को बैन कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस मतलब ये हमेशा से देखा गया है कि जब किसी भी चीज़ के ऊपर बैन लगा दिया जाता है तो उसका फिर इलीगल यूज़ होना शुरू हो जाता है। मतलब कि फिर वो इलीगली ट्रेड होना शुरू हो जाती है वो चीज़। तो उसी तरह कुछ यहाँ बिहार में भी हमको देखने को मिला कि जो लिक्विड्स हैं वो इलीगली ट्रेड होना शुरू हुई। अब इलीगल ट्रेड में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर ट्रेस नहीं कर पाती चीज़ों को, मतलब प्रॉपर व्यू नहीं कर पाती कि कहाँ से निकल के कहाँ गई, किसको किसको सप्लाई किया गया, किस किस एरिया में सप्लाई किया गया। अब बैन होने से ये दिक्कत एमर्ज होकर के आई कि गवर्नमेंट के पास इसका डेटा नहीं है कि किस किस को ये मिली, किस किस ने सप्लाई करी। तो अब अगर उस लिक्विड्स में कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं जो पॉइजनस हैं, तो पॉइजन जो है वो क्या करेगा। देखिए जो वाइन होती है, मतलब कि सॉरी लिक्विड्स होती हैं, उनकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए या फिर कुछ लोग ऐसे ही उसमें ऐसी चीज़ मिला देते हैं जो पॉइजनस होती हैं। अब किसी ने अगर उसे खा लिया पी लिया तो फिर इससे क्या होता है कि उसके अंदर पॉइजन चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी रिसेंटली यहाँ पे 20 लोगों की डेथ हुई है और ओवरऑल देखा जाए तो 170 लोगों की डेथ हो चुकी है लिक्विड्स की वजह से जो कि पॉइजनस थी। और ये तब से है जब से, मतलब कि 170 लोग की मौत हुई है तब से, जब से लिक्विड को बैन किया गया, मतलब ड्राई स्टेट बिहार को बनाया गया। इसी को कहते हैं ड्राई स्टेट, ठीक है। मतलब जहाँ पे ये सब चीज़ अलाउड ना हो, लिक्विड्स की सेल अलाउड ना हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास, स्कूल गर्ल अटैक विद एसिड इन वेस्ट दिल्ली और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया। तो ये जो बच्ची थी ये 17 साल की थी और इसके ऊपर एसिड से अटैक किया गया। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि इतने ज़्यादा सेंसिटिव लोग नहीं हैं, इतने ज़्यादा उन लोगों के अंदर कह सकते हैं कि जो फीलिंग्स है उनका अभाव है। लोग समझ नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है और इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। और ऑब्वियसली इन सब चीज़ों को हमें एज अ क्राइम की तरह ट्रीट करना चाहिए और इन लोगों को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना चाहिए। बट हमें यहाँ पे एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट इन सब चीज़ों को ऑब्वियसली सेंसिटाइजेशन एज अ टॉपिक है जो कि हमें ध्यान देना है कि हमें जो है लोगों में सेंसिटाइजेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में सेंसिटाइजेशन की बात करी जाती है, इसी वजह से वुमेंस का जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट ऑफिस में या फिर किसी भी ऑफिस में वो अच्छा होता है फॉर पब्लिक डीलिंग या फिर इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीज़ों में। बट स्टिल हमारा इस आर्टिकल से रिलेटेड क्या है, इस आर्टिकल में क्या चीज़ें हमें जाननी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डिफाइंग बैन बाय सुप्रीम कोर्ट, एसिड सेल कंटिन्यूज अंडर द रडार। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो एसिड की सेल है उसको बैन किया था। मतलब कि बैन का मतलब ये नहीं कि टोटली बैन कर दिया है ना, मतलब कि प्रॉपरली ये गवर्नमेंट के इंस्पेक्शन में रहना चाहिए कि ये जो एसिड है ये कहाँ कहाँ जा रहा है, किस किस जगह से सेल किया जा रहा है। क्योंकि जब किसी इंडिविजुअल के पास एसिड आएगा तो उसका किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है, क्योंकि एसिड काफ़ी ज़्यादा कोरोसिव सब्सटेंस होता है जो किसी को भी ईजिली हार्म कर सकता है। उससे बहुत ईजिली तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके किसी के ऊपर फेंका जा सकता है, जैसा कि इस इंसिडेंट में हमने देखा। तो ऐसे इंसिडेंट को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बैन लगना चाहिए, है ना, कि इसका एकदम फ्रीली सेल करना बैन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल नहीं होगा लेकिन उसके ऊपर प्रॉपरली आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आप किस काम के लिए ले रहे हो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद इसे हम लोगों ने किस एक्ट के अंदर रखा है सेल को, और अगर कोई भी इस तरह से अटैक करता है कोरोसिव सब्सटेंस से तो उसको किस एक्ट के अंदर रखा गया है, सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ पॉइजन एक्ट 1919। मतलब कि एग्ज़ाम में ये चीज़ बिल्कुल आ सकती है कि एसिड का जो सेल है या फिर एसिड का इलीगली सेल करना हुआ कोरोसिव सब्सटेंसेस का, उसको किस एक्ट के अंदर रखा जाता है, सेक्शन 4 क्लॉज 2 ऑफ द पॉइजन एक्ट 1919। इसके ऊपर 50,000 रुपये जुर्माना भी लगता है। जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर होते हैं, मतलब कि जिनके ऊपर एसिड से अटैक किया गया, उनको रिहैबिलिटेशन में हेल्प करी जाती है उन 50,000 रुपये से। और आगे गवर्नमेंट को इसके नॉर्म्स को थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी कर देना चाहिए, जिससे कि एसिड की सेल पे भी और ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉच रखी जा सके, जो कि इतना पॉसिबल नहीं है। अगर किसी ने ख़रीदा, मतलब जैसे कोई शॉप ओनर है,
मेडिकल शॉप वाला उसने ख़रीदा, अब उसने किसी को दिया, अब वो रखा हुआ है वहाँ पे, मतलब कि वो उसका यूज़ कहाँ कर रहा है, ये मेडिकल शॉप ओनर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, है ना। वो इस इंसान के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए कि हाँ हमें इसका सही यूज़ करना है। तो और आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि किसने फेंका है, किसने इसका इलीगल यूज़ किया है ना। क्योंकि एसिड कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिस पे हम हमेशा निगरानी रख सकें, कोई छुपा के ले जा सकता है ईजिली, उसे ट्रेस करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो इस वजह से यहाँ पे हमें ये पता चला कि किस एक्ट के अंदर इसे रखा गया। नेक्स्ट आता है आर्टिकल जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ये जीआई टैग दिया गया है केरला के लेजेंडरी बेपोर ओरू। ये एक बोट है, ठीक है। हमें इस आर्टिकल में कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना जानो कि केरला की लेजेंडरी बेपोर ओरू एक बोट है। ये बोट को हम देख सकते हैं, अगर हम जूम करना चाहें देखते हैं, ये बोट है। अब इस बोट को जो है जीआई टैग दिया गया है, केरला की बोट है और इसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। जीआई टैग जो होता है काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि अब ये बोट कहीं भी बनेगी लेकिन नाम होगा कि केरला इसके ओरिजिन है, ऐसा होता है। जीआई टैग का मतलब होता है कि इसका ओरिजिन जो है वो केरला से है, मतलब जिस भी जगह को जीआई टैग दिया जाएगा वो इसका ओरिजिन माना जाएगा, ठीक है। और जीआई टैग कई चीज़ों के होते हैं, किसी प्लांट्स के हो सकते हैं, राइस के हो सकते हैं, ऐसा कई चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें स्पेशल बात क्या है, तो 2000 साल से इस को ऑलरेडी ट्रेड किया जा रहा है, मतलब इस शिप को खरीदा और बेचा जाता है 2000 साल से, मतलब काफ़ी पुराने समय से ये बोट यहाँ पे केरला में डोमिनेटिंग रही है। अच्छी बोट मानी जाती है, एक स्पेशल बोट जो कि केरला में ही देखी गई। आगे बढ़ते हैं, इसी को आई थिंक, हाँ इसी को थोड़ा सा जूम करके मैंने दिखाया, इसकी जो 2000 साल तक इसको ट्रेड किया जाता है और ये एक लेजेंडरी मैरीटाइम हब भी रहा है ट्रेडर्स के लिए, मतलब ट्रेडर काफ़ी टाइम से यहाँ से लेते जा रहे हैं इस बोट को। नेक्स्ट, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस कलेक्टिवली। अब देखो मैंने इसको मार्क नहीं किया है, रीज़न हम क्लाइमेट चेंज के बारे में हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब डेली ऐसे न्यूज़ आर्टिकल्स आते हैं जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम डेली डिस्कस करने लगे तो हाँ रिवाइज करना है तो आप जाके पुराने लेक्चर्स चेक कर सकते हो, क्लाइमेट चेंज के अलग से लेक्चर्स चेक कर सकते हो, है ना, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर डेली अब किसी ने क्या बोला, किसी ने क्या बोला, आप सब अपनी अपनी अप्रोचेस देते हैं कि क्लाइमेट चेंज इसमें ये करता है, उसमें वो करता है, भोपाल और जयपुर का केस क्या है, तो अब ऐसे केसेस पढ़ने बैठे अगर हम लोग तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी कि ओवरऑल वर्ल्ड में और इंडिया में क्लाइमेट चेंज क्या क्या इफेक्ट कर रहा है, कैसे रोकना है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, ये सब ध्यान देना। अब यहाँ पे भोपाल और जयपुर को हम लेके बैठे हैं, या लखनऊ को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, कोई कल आएगा केरला को ले लेगा, तो हमारा ये फिर मोटिव अचीव नहीं हो पाएगा, है ना, एज एस्पिरेंट। तो इस वजह से मैं इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अर्थमेटिक फॉर तमिलनाडु एज अ $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब देखिए यहाँ पे तमिलनाडु की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अब ऐसे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है ना, मध्य प्रदेश को बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। हम हर स्टेट का बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करेंगे इस तरह से। हमें क्या करना है, इंडिया को देखना है कि इंडिया को हमें 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी बनाने के लिए क्या करना है, ना कि हम पर्टिकुलर स्टेट को करें, क्योंकि स्टेट को करते रहेंगे हर स्टेट का आएगा, केरला का कर लो, उत्तर प्रदेश का कर लो, मध्य प्रदेश का कर लो, ऐसे इस तरह से एज अ एस्पिरेंट वाली अप्रोच ये सही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी। और अगर अभी की बात करें तो तमिलनाडु की जो इकॉनमी है वो $0.31 ट्रिलियन है, ठीक है। अभी इसको $1 ट्रिलियन पहुँचने में बहुत समय लगेगा, मतलब 3 गुना जाना है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अप्रोचेस बताई गई हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अब इतने ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेंसस एज अ मिरर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। तो जैसा कि मैं बताया कि हमेशा हम डेली एक टॉपिक को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे सेंसस की बात आज हम लोग करने जा रहे हैं। सेंसस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग। मतलब ये सेंसस जो है एक क्रेडिबल, बहुत ही ज़्यादा क्रेडिबल सोर्स होता है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसे डेमोग्राफी के लिए, ठीक है, कि यहाँ पे कितने अर्बन पॉपुलेशन है, कितनी रूरल पॉपुलेशन है, कितने यंग लोग हैं, कौन कौन सी कास्ट के हैं, तो इस तरह से अलग अलग तरह से उनको करना है ना। 15 साल से छोटे कितने बच्चे, 15 साल से बड़े कितने बच्चे, यही बता रहे हैं कि डेमोग्राफी को यहाँ पे बताता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, है ना, तो सेंसस इसको भी बताता है कि कौन किस प्रोफेशन में है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, कौन सी नहीं होती है, कहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे ट्रेडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ सर्विस वाले ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें
इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताती हैं। लिटरेसी एंड एजुकेशन, ये तो हम जानते हैं कि सेंसस में कवर कर लिया जाता है लिटरेसी और एजुकेशन में। लिटरेसी मतलब पढ़ा लिखा और एजुकेशन मतलब कहाँ तक एजुकेटेड हैं ये लोग, ठीक है। इसके बाद हाउसिंग एंड हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़, मतलब कि घर में क्या क्या चीज़ें एम्यूनिटीज़ हैं हाउसिंग में, है ना, हाउस होल्ड एम्यूनिटीज़। अर्बनाइजेशन, फर्टिलिटी एंड मोर्टालिटी, मतलब अर्बनाइजेशन मतलब कि कितना शहरीकरण है, कितने ग्रामीण क्षेत्र हैं ये। फर्टिलिटी की बात करें तो कितने ज़्यादा नए मतलब कि बर्थ दिए जा सकते हैं, मतलब कि एक पेरेंट से या कह सकते हैं एक फीमेल से, एक मदर से कितने बच्चे हो सकते हैं। तो अभी अराउंड 2.1 है इंडिया की फर्टिलिटी। मोर्टालिटी रेट की बात करें तो कितने लोग मरते हैं, ये मोर्टालिटी को बताता है। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कितनी है, किस किस एरिया में है, ये सारी चीज़ें। और लैंग्वेज को भी सेंसस बताने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। सेंसस जो है सबसे पहली बार, आप थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लें, सेंसस की हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहली बार ये स्टार्ट गया था इंडिया में 1872 में बाय लॉर्ड मेयो, वाइस रॉय लॉर्ड मेयो। ये नई पॉलिसीज़ फ्रेम करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट को क्या क्या प्रोग्राम्स ले आने चाहिए जिससे कि वो और ज़्यादा एरिया को अपलिफ्ट कर सके, इन सब चीज़ों में सेंसस हेल्प बहुत करता है। अब देखिए, अभी लास्ट सेंसस कब हुआ है, 2011 में। ये अगर इंडिया की बात करें, मतलब 1872 से काउंट करें तो 2011 का जो सेंसस है वो 15वां सेंसस है। और अगर हम कहते हैं, मतलब जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि अभी का जो 2011 का जो सेंसस है वो कौन से नंबर का सेंसस है, 15th है या 7th है, तो हम कहेंगे 15th सेंसस है, ठीक है। तो हम 1872 से काउंट करेंगे क्योंकि ये इंडिया की बात कर रहा है। अब अगर इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, मतलब जब से हमें आज़ादी मिली है, जब से हमारी इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया है, तो तब से अगर हम काउंट करते तो ये 7th सेंसस कहलाएगा 2011 का। नेक्स्ट सेंसस जो हमारा आएगा वो 2021 का आएगा। अभी तक उसकी पूरी तरह से पूरा सेंसस नहीं हुआ है, उसको किया जाएगा, तो माना 2021 ही जाएगा वो, ठीक है। 2011 के बाद 2021, हर 10 साल के सेंसस होता है, ठीक है। और वो 16वां सेंसस होगा इंडिया का और 8वां सेंसस होगा इंडिपेंडेंट इंडिया का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले किसको काउंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन, प्रेसिडेंट को फर्स्ट पर्सन माना जाता है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को काउंट किया जाता है सेकंड नंबर पे। 2011 का जो स्लोगन था, अभी 2021 का तो आया ही नहीं है, तो इसका कोई स्लोगन नहीं है, लेकिन 2011 का स्लोगन हमारे पास है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये है। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन ऑगमेंटेड बाय मोर देन 181 मिलियन ड्यूरिंग द डिकेड्स। मतलब ये जो लास्ट सेंसस था 2021 के बाद 2011 में जो हुआ था, इसमें यह देखा गया कि 181 मिलियन स्ट्रेंथ जो है पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ी है। सॉरी, वेट अ मिनट, या आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द नेशन एज पर प्रोविजनल फिगर्स ऑफ सेंसस 2011 इज, मतलब कि 2011 के सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन क्या थी, 1210, या हम कह सकते हैं कि 1210.19 मिलियन पॉपुलेशन रही है 2011 में इंडिया की, ठीक है। जिसमें से 623.7 मिलियन मतलब 51% मेल थे और 586.46 मिलियन मतलब 48.46% फीमेल्स थी। मतलब मेल्स का जो रेशियो था वो ज़्यादा था और फीमेल का रेशियो कम था। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। इट्स पॉपुलेशन इज़ मोर दैन द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील से भी, एक कंट्री से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है एक स्टेट की, दैट इज़ उत्तर प्रदेश। सेंसस 2011 जो है, सॉरी 2021 जो है वो 18 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा और इंग्लिश में भी, और सेंसस 2011 सिर्फ 16 लैंग्वेज में ही कंडक्ट किया गया था। तो ये थोड़ी सी नई बात है कि इसमें 2 लैंग्वेजेस बढ़ गई हैं और इंग्लिश भी एडेड है। अब देखिए, सेंसस के बारे में हमने काफ़ी बातें करी, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में फैक्ट्स आते हैं, ना कि आपकी मतलब कॉन्सेप्ट तो आते ही ऑब्वियसली, बट कुछ फैक्ट ऐसे होते हैं जो आपको याद करने ही पड़ते हैं। जैसे कि किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो बिहार है। हाँ, अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो उत्तर प्रदेश है, लेकिन अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो वो क्या है, बिहार। अब देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश, ठीक है, लेकिन डेंसिटी मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में, कुछ एरिया में कहाँ ज़्यादा घनी आबादी है, तो वो है डेंसिटी की बात कर रहा है बिहार।
लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी का है अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोवेस्ट पॉपुलेशन की बात करते हैं तो वो है सिक्किम। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन वो है लक्षद्वीप, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला। व्हाट इज सेक्स रेशियो, यहाँ पे ये क्वेश्चन इमर्ज होके आता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता है क्योंकि एग्जाम में तो आता ही आता है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब कि नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल। तो वो वहाँ ये रेशियो किस में सबसे ज़्यादा, मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा फीमेल है एज़ कम्पेयर टू 1000 मेल्स, तो वो है केरला। लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा। स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी वो है केरला एंड लोवेस्ट लिटरेसी वो है बिहार, ठीक है। तो बिहार जो है दो जगह नाम आता है, एक है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी और एक लोवेस्ट लिटरेसी। केरला का भी दो जगह नाम आता है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो एंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट। आगे बढ़ते हैं, लिटरेसी रेट वही फिर से। तो लिटरेसी रेट मेल्स का क्या है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2021 का सेंसस तो होना अभी बाकी है ना। तो मेल्स जो हैं वो 82.14% लिटरेट है, पढ़े लिखे मतलब, है ना। जिन्हें पढ़ना लिखना आता हो उसे लिटरेसी कहते हैं, एजुकेटेड नहीं, लिटरेसी बता रहे हैं यहाँ पे। और फीमेल 65.46%। ओवरऑल लिटरेसी जो है वो 74% है पूरे इंडिया की। फिर आते हैं विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। तो हमने बता ही दिया बिहार का सबसे कम है। कहाँ पे व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या सेक्स रेशियो है 940 फीमेल पर 1000 मेल। मतलब कि अभी भी जो जेंडर इक्वालिटी है इन स्ट्रेंथ इन नंबर में, तो वो अभी अचीव नहीं हुई है और कभी अचीव हो भी नहीं सकती, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहेगा। इसके बाद मध्य प्रदेश की क्या पोजीशन है, तो मध्य प्रदेश 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट माना जाता है। इसके बाद बात करी जाती है कि व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन कितनी है, तो 31.165% अर्बन पॉपुलेशन है, बाकी जो है वो रूरल एरिया है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, और 31% सिर्फ क्या है शहरी क्षेत्र में आता है। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की पॉपुलेशन क्या रही है, तो वो अकॉर्डिंग अराउंड हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 121 करोड़ के अराउंड है, ठीक है। आप इसको पूरा काउंट कर सकते हो बैठ करके, जिसमें से हम देख सकते हैं कि 62 करोड़ मेल्स हैं एंड 58 करोड़ फीमेल्स हैं, मतलब कि नंबर ऑफ मेल्स ज़्यादा और फीमेल्स कम। किस स्टेट में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अभी हमने बताया बिहार में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। और पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है बिहार की 1102 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि 1102 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। नेक्स्ट बात आती है कि किस स्टेट का लीस्ट पॉपुलेशन है एज पर द 2011 सेंसस। अब देखिए मैं एक चीज़ रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक सेकेंड, कि यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी लीस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है और पॉपुलेशन की बात करें तो सिक्किम है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पास में ही आते हैं और कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वही बता रहा है सिक्किम की पॉपुलेशन 6.71 लाख है, जो कि लीस्ट पॉपुलेशन में काउंट किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी लीस्ट की अगर बात करते हैं तो वो है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 लोग ही रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में, और बिहार में 1102 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। सोचिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश एंड बिहार में, ठीक है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, जहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर के लोग रहते हैं, वो है गोवा। 62.17% पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज़ में रहती है। लिटरेसी रेट इंडिया का क्या है 74% है, अभी हमने डिस्कस किया। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, पंजाब में किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वो है लुधियाना। और कहाँ का निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, मतलब कहाँ पे लोग पहले ज़्यादा थे पर अब कम होना शुरू हो गए, इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है, तो वो है नागालैंड। और डेंसली पॉपुलेटेड हम लोग कई बार बात कर चुके हैं बिहार, ठीक है। अभी हम रिवाइज भी करेंगे इसको। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया, तो वो है भील ट्राइब, जो कि सबसे बड़ी ट्राइब है। शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन में से सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है, भील ट्राइब का है, परसेंटेज कह सकते हैं। इसके बाद विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, तो सबसे कम सेक्स रेशियो किसका है, तो वो है हरियाणा, ठीक है।
ठीक है। हरियाणा में 1000 मेल्स के लिए 877 वुमेंस या फीमेल्स हैं, ठीक है, ये काफ़ी कम है। और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया का कितना है सेक्स रेशियो, तो इंडिया का सेक्स रेशियो है 940 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा साफ सफाई कर दीजिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 विच इज़ द सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, वो है बंगाली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंसस विच हैज़ द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन इंडिया, तो वह है मध्य प्रदेश, 526 टाइगर्स हैं मध्य प्रदेश में। अब ये चेंज भी हो गया होगा। व्हाट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, और नंबर 1 पे कौन है, उत्तर प्रदेश। अच्छा, हु इज़ द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो CM चंद्रमौली जी थे, सेंसस कमिश्नर थे 2011 में। और अब ये हमारा यहाँ पे जितने भी सेंसस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो इम्पोर्टेंट थी हमारे एग्ज़ाम के लिए, वो हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देख सकते हैं, ये एग्रीटेक टू एड्रेस 34 बिलियन मार्केट बाय 2027। मतलब कि हमारे यहाँ जो इंडिया की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है वो अगले कुछ 2027 तक में $34 बिलियन की इकॉनमी हो जाएगी। अब ये इकॉनमी हो जाएगी, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें क्या ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि इसमें CAGR की बात करी गई है जो कि 50% बताया गया है। अब CAGR होता क्या है ये हमें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। CAGR मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फार्मूला, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फार्मूला कैसे निकाला जाता है, मतलब कि एंडिंग इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मतलब लास्ट में सबसे लास्ट में आपने जो इन्वेस्ट किया अपॉन स्टार्ट का अमाउंट, जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए किया, उसे 1 अपॉन करके इसकी पावर -1। ये तो हम फार्मूला देख लिए, ऐसा एग्ज़ाम में बहुत कम ही आता है, बट हाँ पूछ ज़रूर सकता है, ठीक है। देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस में CAGR पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकता है कि क्या ये 1 ईयर से कम के ड्यूरेशन के लिए भी किया जा सकता है क्या, तो नहीं, आप इसे सिर्फ 1 ईयर से ज़्यादा के ड्यूरेशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, और ये तभी वर्क करता है। ये जो है वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वे शो करता है कैलकुलेट करने का कि कितना ज़्यादा रिटर्न कोई प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब कितना ज़्यादा ग्रोथ हुई है। यहाँ पे ग्रोथ रेट बताया ना, तो वही है ग्रोथ रेट फॉर्मूला, कितना ज़्यादा रिटर्न आएगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर सकता है, किसी एसेट की बात कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू बढ़ती हो या घटती हो। तो इन सब किसी भी चीज़ के बारे में जिसकी वैल्यू में चेंज आने वाला हो या आ चुका हो, आने वाला हो, ठीक है, उसके जो रेट है वो डिटरमाइन करने का काम CAGR करता है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो शुड बी मोर देन 1 ईयर। तो ये CAGR के बारे में था। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल स्टैंड टॉल बट हैज़ मोर पीक्स टू कॉन्कर। अब नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल आता है इसमें हिमाचल प्रदेश की बात करी गई है कि हिमाचल बहुत अच्छा माना जाता है, बट स्टिल यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना बचा हुआ है। अब ये रिपोर्ट कार्ड है जिसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, तो हम उसको देखते हैं अभी। इसमें सबसे पहले हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वुमेन, एक सेकेंड मैं जूम करता हूँ तो ज़्यादा नज़र आएगा। इसमें बात की जा रही है कि इंडिकेटर्स हैं कुछ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं। परसेंटेज ऑफ वुमेन हु एवर अटेंडेड स्कूल, मतलब कितने % वुमेन जो है उन्होंने स्कूल अटेंड किया। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे राइट साइड में 2005 से 6 का दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में 1920 का दिया हुआ है। तो वैल्यू जो है 81%, मतलब कि 81% जो है वुमेन ने स्कूल अटेंड किया। वुमेन सबसे बढ़िया कौन है, केरला है, जहाँ पे 95.5% वुमेन अटेंड करती हैं स्कूल्स को, और दिल्ली में 83.8%। वुमेन इज़ 20 to 24 मैरिड बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज, मतलब कि ऐसी वुमेन जो 20 से 24 साल के बीच में और उनकी मैरिज 18 साल से पहले हो चुकी है, उनका परसेंटेज कितना है 5.4%। तो हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि हाँ ये परसेंटेज थोड़ा सा सही कम है और कम 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि लीगल एज जो है मैरिज की वो है 18 ईयर्स, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि पर 1000 लाइव बर्थ, इन्फेंट मतलब एकदम छोटे बच्चे जिनकी बर्थ हो रही है, मोर्टेलिटी रेट मतलब कि 1000 लाइव बर्थ में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, तो 25.6%। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश जो है वो काफ़ी पीछे चल रहा है। अगर 1000 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से जो डेथ्स हो रही हैं वो 25.6% बच्चों की डेथ, परसेंट नहीं, 25.6 बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये और कम होना चाहिए, 0 होना चाहिए।
स्टंटेड चिल्ड्रेन, मतलब कि स्टंटेड क्या होता है, जिनका लो हाइट फॉर एज के रिस्पेक्ट में हाइट जो होती है वो कम होती है, ठीक है। मतलब कि अगर एज हो गई है कुछ और उस हिसाब से हाइट होनी चाहिए थी बट अब वो उतनी हाइट नहीं है, तो उन्हें बोलते हैं स्टंटेड चिल्ड्रन, ठीक है, मतलब कम हाइट वाले। तो 30.8% चिल्ड्रन स्टंटेड है। वेस्टेड मतलब जिनका वेट कम है हाइट के हिसाब से, तो वो परसेंटेज है 17.4। अंडर वेट चिल्ड्रन 25.5%। और फिर हेल्थ इंश्योरेंस का इनके पास है। इस तरह से पूरा डेटा दिया हुआ है। इसमें ये बता रहे हैं कि किन किन चीज़ों में जो हमारे हिमाचल प्रदेश है इसको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर आया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हाँ, हमारे पास ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों? क्योंकि सबसे बढ़िया केरला, दिल्ली, फिर पंजाब, और इसमें जो हिमाचल प्रदेश की रैंक है वो है 4 आउट ऑफ 30, मतलब 30 में से 4 है। और 2019 में 1990 में इसकी रैंक काफ़ी बेकार थी, अब ये अच्छी हो गई है और इसकी जो वैल्यू है वो 0.725 है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि एग्ज़ाम में आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश की रैंक क्या है, तो वो है 4 आउट ऑफ 30, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ जीन थेरेपी कुड क्योर कैंसर। अब यहाँ पे जीन थेरेपी हुई है। जीन थेरेपी में क्या है कि ये देखा गया है कि जीन थेरेपी से कैंसर को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि साइंटिस्ट इन यूके इन्होंने टेस्ट किया, ठीक है। अब उसमें से एक कई लोगों पे टेस्ट किया गया, जिसमें से एक लड़की थी जिसमें से उन सेल को निकाल दिया गया जो सेल्स क्या करती थी, अगर एक सेल है ये कैंसरस सेल है तो ये और सेल्स को बनाने का काम करती थी और कैंसर की सेल बन जाती थी। अब ये और बनाती थी, है ना, और बनाती थी। इस तरह से ये कैंसर की सेल क्या होती है, बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट होती है और सेल्स बनाती जाती हैं और वो एरिया मतलब और ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इसी को कैंसर कहते हैं। बहुत तेज़ से जब ग्रोथ होती है सेल्स की किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज़ कॉल्ड, उसी को कैंसर कहते हैं। और इससे और भी डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने इस सेल को ही रिमूव कर दिया। अब ये जो सेल थी हमारे पास, इसी को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, तो ये भी नहीं बन पाए, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब 3 मंथ बीत गए तो 3 महीने के बाद देखा गया कि ये सेल फिर से रीइमर्ज हो गई। ये सेल फिर से रीइमर्ज हो गई और रीइमर्ज होने के बाद फिर से रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। अभी ये टेस्ट चल रहा है, आगे चलता रहेगा और फिर जब प्रॉपरली पूरी स्टडी हो जाएगी उसके बाद यहाँ पे आएगी कोई ना कोई इसकी दवाई, ठीक है, या फिर ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। लेकिन अभी के लिए हम इसको सक्सेसफुल पूरी तरह से नहीं मान सकते हैं। अभी ये वाला आर्टिकल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया स्लोइंग एक्सपोर्ट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। तो इंडिया का क्या है कि देखो, जैसे ये इंडिया है हमारा, ठीक है, और ये अदर कंट्रीज़ हैं। अब इंडिया में क्या है कि 10 प्रोडक्ट बन रहे हैं और अदर कंट्रीज़ में क्या है 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई भी कंट्री मान लो। अब अगर ये 100 प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं और ये 10 प्रोडक्ट बाहर जाता है, ठीक है, मतलब कि इंडिया का जो रुपीज़ है, ये रुपीज़ हमें देने पड़ेंगे अदर कंट्री को, और बाहर के जो डॉलर्स हैं वो बाहर से आएंगे इंडिया में। अब 10 प्रोडक्ट के बदले कम डॉलर आएगा और 100 प्रोडक्ट के बदले इंडिया को ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं फिर से ये चीज़ समझाता हूँ ज़रा, कि बाहर से आ रहे हैं सिर्फ 100 रुपये आ रहे हैं और इंडिया से सिर्फ 10 प्रोडक्ट जा रहा है, बाहर से 100 प्रोडक्ट आ रहा है, तो 100 प्रोडक्ट के बदले रुपए ज़्यादा जाएगा। इंडिया की जो इकॉनमी होगी वो घटना शुरू हो जाएगी। अभी इकॉनमी इतनी थी, अब ये घट करके इतनी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया से पैसे जा ज़्यादा रहे हैं और आ कम रहे हैं, क्योंकि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो इंडिया अगर अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा लेता है, इंडिया अगर अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा करके 100 या 200 कर देता है, तो क्या होगा, इंडिया बाहर से डॉलर ज़्यादा लेगा और रुपीज़ कम एक्सपोर्ट करेगा। इससे जो इंडिया का, अगर अभी के टाइम पे हम मान लेते हैं कि इंडिया का इकॉनमी इतनी थी, तो अब आने वाले टाइम में इतनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो इंडिया अपने 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के टारगेट को ईजिली अचीव कर लेगा, ठीक है। यही यहाँ पे कंसर्न है कि क्यों इंडिया का जो स्लोइंग एक्सपोर्ट है अ कॉज फॉर कंसर्न। तो ओवरऑल इसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ यही है कि इंडिया का एक्सपोर्ट जो है अगर घटता जाएगा तो इंडिया की इकॉनमी भी घटती जाएगी। इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इकॉनमी भी बढ़ेगी, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया शेयर्स आधार रोल आउट एक्सपीरियंस विद G20 मेंबर्स। इंडिया आधार का रोल आउट एक्सपीरियंस जो है वो G20 मेंबर के साथ शेयर करता है। अभी हमने जाना है कि पहली बात तो
यहाँ पे इंडिया G20 को क्या कर रहा है, हेड करेगा, ठीक है। चेयरमैनशिप मिली है इंडिया को G20 की। तो G20 में इंडिया हेड करेगा, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इंडिया जो कुछ भी बोलेगा उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इंडिया अपने आधार कार्ड के एक्सपीरियंस को G20 मेंबर्स के साथ, मतलब 20 बड़े बड़े नेशंस के साथ शेयर करने वाला है। अब जब ये नेशन के साथ शेयर करेगा आधार कार्ड के एक्सपीरियंस, तो सीधी सी बात है कुछ बुराई तो करेगा नहीं, अच्छाई ही करेगा। अच्छाई में, और सही बात है कि अच्छाइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं आधार कार्ड की, हम देख सकते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हमें आईडी के रूप में आधार कार्ड लगा देना सबसे ज़्यादा इजी और कंफर्टेबल फील होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब इन्होंने बताया कि आधार कार्ड से हम सब चीज़ों को लिंक कर सकते हैं ईजिली, हर कोई लिंक हो सकता है, तो G20 मेंबर भी क्या करेंगे, आधार से लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या होगा कि जितने 20 नेशंस हैं, या इनमें से कहते हैं कि 10 नेशंस ने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो आधार कार्ड का जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा। इससे डेटा को एक जगह रखने में सबसे ज़्यादा आसानी होगी, है ना। सबसे बड़ा कंसर्न क्या है हमारे पास, डेटा हैंडलिंग। तो डेटा को हैंडल करना फिर सारी कंट्रीज़ के लिए इजी हो जाएगा, और इंडिया बन जाएगा उसका सेंटर जहाँ पे सारे डेटा आके कलेक्ट होंगे। हम इजीली पता लगा सकते हैं कि किस कंट्री को क्या ज़रूरत है, कहाँ पॉपुलेशन कैसी है, कहाँ यंग लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, कहाँ बूढ़े ज़्यादा हैं, है ना। और भी चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सब इंडिया फिर इजीली ट्रैक कर लेगा। इस वजह से इंडिया आधार कार्ड को हर जगह पे शेयर कर रहा है, बता रहा है, ठीक है। अभी इंडिया ने यूपीआई का भी इस तरह से किया है कि यूपीआई के बारे में भी G20 में बताएगा, जिससे यूपीआई का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, और इंडियन बैंक्स को इससे क्या होगा, इंडियन बैंक कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया की इकॉनमी को इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, अभी नेशन में इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेटफॉर्म्स हैं पैसे ट्रांसफ़र करने के इंटरनेशनल लेवल पे, वो कम है ना। पहले हमारे पास भी नहीं था, बट जब यूपीआई आया तो हम बड़े इजीली पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस वही चीज़ ये इंटरनेशनल लेवल पे लाना चाह रहे हैं। इसके बाद BSNL की न्यूज़ आई थी कि BSNL को प्राइवेट करने की बात करी जा रही है, लेकिन जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर ने बोला कि जो BSNL है अब उसको रिवाइव किया जाएगा, और वही बहुत बड़े लेवल पे इसको रिवाइव किया जाएगा। ऑब्वियसली ये जो है यूनियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने कहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव जी। आगे कुछ क्रिटिक्स भी हैं, अगर हम गवर्नमेंट की सिर्फ अच्छाई करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में कई बुराइयां भी देखने को मिली हैं। जैसे कंसेशन फॉर सीनियर सिटीजन मे नॉट बी रिस्टोर्ड सून, मतलब कि जो सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा टिकट लेस रेट्स पे मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी, मतलब उनको जो कंसेशन दिया जाता था वो कह सकते हैं कि काफ़ी समय तक नहीं मिलने वाला है। मतलब गवर्नमेंट इनका थोड़ा सा ध्यान कम दे रही है, और ये गलत भी है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। एकलव्य स्कूल विद जस्ट 58% ऑफ टीचिंग। गवर्नमेंट का कहना है जो एकलव्य मॉडल था रेसिडेंशियल स्कूल्स का ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एकलव्य मॉडल लॉन्च किया गया था स्कूल्स का, जहाँ पे सिर्फ 58% टीचर्स ही प्रेजेंट हैं। और हम देखा जाए, हम अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या है कि जो टीचिंग के लिए क्वालिफाइड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्यों नहीं इन एकलव्य स्कूल में एम्प्लॉय किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर है, गवर्नेंस का फेलर है, जिसको गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी सही करना चाहिए। ये हम कोट कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा हमारे पास इसमें कुछ फ़ायदा देने वाला इसमें और कुछ नहीं है। ये कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, बट वहाँ पे जो टीचर की प्रेजेंट है वो कम है। टाइटल इज़ गिवन फॉर जस्ट 50% ऑफ टोटल क्लेम ऑन फॉरेस्ट लैंड। जो फॉरेस्ट लैंड है उन पे जो टोटल क्लेम था उन पे सिर्फ और सिर्फ 50% ही क्लेम दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस आर्टिकल को हम कह सकते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कास्ट को लेकर के काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। तो स्कॉलरशिप जो है क्लास 9 और क्लास 10th के जो बच्चे हैं उसमें सिर्फ OBC कैटेगरी के लोगों को ही दी गई, ठीक है। ये तो गलत है, आप SC ST को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट्स तो सभी हैं, है ना, तो आपको तो जनरल को भी इंक्लूड करना चाहिए, और जनरल नहीं तो एटलीस्ट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को तो इंक्लूड करना ही करना चाहिए, क्योंकि इनके पास क्या है कि रिसोर्सेज कम है, पैसे कम है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी इंक्लूड करना चाहिए, SC ST को भी इंक्लूड करना चाहिए, है ना। इनको गवर्नमेंट इग्नोर कैसे कर सकती है। ये एक बड़ा टॉपिक है, हमेशा चर्चा में रहता है, अलग से डिस्कस नहीं करेंगे,
हाँ ये जान सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को हमें सही करना ज़रूरी है, कोर्ट कर सकते हैं बस, इसमें और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर आते हैं मुंबई टू एक्सपीरियंस पुअर टू वेरी पुअर क्वालिटी एयर क्वालिटी इंडेक्स इन कमिंग ईयर्स। मतलब कि हम हमेशा दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली जो है वो बहुत गंदी हवा है, वहाँ पे बेकार है, कभी ना जाएं, है ना। लेकिन मुंबई की बात कोई नहीं करता। तो ये वही न्यूज़ दिया गया है कि मुंबई की जो एयर क्वालिटी है वो पुअर से वेरी पुअर में होने वाली है। मतलब कि अभी तो ख़राब थी, अब और ज़्यादा ख़राब होने वाली है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू मॉनिटर इंटरफेथ इंटरकास्ट कपल्स। मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेथ या इंटरकास्ट कपल्स और मैरिजेस को देखने वाली है। ठीक है, हमने अभी परसों नरसों ही इस टॉपिक पे बात करी है काफ़ी अच्छे से। आर्टिकल्स कौन कौन से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिस्कस किया, उसका क्या क्या कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, किस किस गवर्नमेंट ने इसको ले आया, इम्प्लीमेंट किया, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, जो है उसी को रिवाइज करना है, और इसमें कुछ भी करंट नहीं, सारी चीज़ें स्टैटिक ही हैं। नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जेल्ड, इस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है गवर्नमेंट, उनको बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है कि इनको जेल में डाल दिया जाए, जिससे ही अपनी स्पीच से लोगों को मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना ले जाएं, भले ही गवर्नमेंट गलत क्यों ना कर रही हो। जैसे अभी हमने बहुत सारी क्रिटिक्स भी देखे गवर्नमेंट के कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही है, अफेक्ट कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम को अफेक्ट करना चाह रही है एनजेसी ला करके। तो उसी तरह से जर्नलिस्ट को भी कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो जेल में डाल रही है, ये एक रिपोर्ट ने बताया। नेक्स्ट, यू कैन नॉट थिंक ऑफ सिनेमा एज अ टाइम पास। ये सिनेमा से रिलेटेड है कि किस तरह से सिनेमा जो है उसका इन्फ्लुएंस जो है कम होता जा रहा है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब घर में बैठ करके जो हम लोग मूवीज़ देखते हैं, है ना, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, इस तरह से टेलीग्राम पे आ जाती हैं मूवीज़, यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो उससे किस तरह से लोगों में जो एक यूनिटी है वो धीमे धीमे ख़त्म होती जा रही है, लोग अपना इंडिविजुअल तरीके से ही अपना मूवीज़ देखना शुरू कर दे रहे हैं। बट वही अगर हॉल में देखते तो लोग बाहर निकलते, ट्रैवल होता, मतलब कहीं ना कहीं जो हम कह सकते हैं कि लोग जो है अब दूर दूर रहने, अकेले में ही सर्वाइव करना शुरू कर रहे हैं, और ये मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जब लोग बाहर निकलते हैं तो उनका थोड़ा सा मेंटल लेवल अच्छा रहता है जब वो 10 लोग से मिलते हैं, बट अब यहाँ पे जब लोग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखना शुरू करेंगे तो वहाँ पे मेंटल हेल्थ थोड़ी बहुत इन्फ्लुएंस होगी। बाकी कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम ये लिख सकते हैं कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, और ये एज अ एग्ज़ाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं। बस आज के सेशन में इतना ही इम्पॉर्टेंट था आज के न्यूज़पेपर में, और बाकी कुछ टॉपिक्स को मैंने अलग से भी बनाए हैं वीडियोस, जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। इस वजह से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं किए।